दोस्तों नमस्कार। अमेरिका में सत्ता क्या बदली, दुनिया के व्यापारिक संबंधों में भूचाल आ गया है। अमेरिका में दोबारा डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में क्या लौटे, दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों के सामने अपने अपने देश की अर्थव्यवस्था को संभालने की चुनौती आकर खड़ी हो गई है। और शायद यह पहली बार है कि ट्रंप के जीतने से पहले जिन देशों के बीच खटास थी वो खटास गायब हो रही है। जिन देशों के व्यापारिक संबंध नहीं थे वो संबंध बनने लगे हैं। और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल भारत और चीन का निकट आना है। यह निकटता सिर्फ इतनी भर नहीं है कि भारत चीन से दोबारा उसी तर्ज पर उसके प्रोडक्ट खरीदने लग जाए। यह संबंध इस तर्ज पर भी नहीं है कि सीमा पर सैनिकों की झड़प आने वाले वक्त में ना हो। यह संबंध इस तर्ज पर भी नहीं है कि आपस में दोनों देशों के बीच एक भरोसा और विश्वास जाग जाए। यह संबंध उससे आगे के हैं, जिसमें दोनों देशों के बीच जो भरोसा है वो आपसी आवाजाही के साथ और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दोनों एक दूसरे के कितने करीब हैं यह भी दिखाने का है। बकायदा पत्रकारों की आवाजाही, बकायदा थिंक टैंक की आवाजाही, जो कि राष्ट्राध्यक्षों के लिए अपने अपने देश में बड़ी जरूरत होती है। दोनों देशों के बीच वीजा को और आसान बना दिया जाए, दोनों देशों के बीच हवाई जहाज सीधे चलने लगे, यानी किसी दूसरे देश से होकर जाने की जरूरत नहीं पड़े। मानसरोवर की यात्रा भी हो जाए और शायद दोनों देशों के बीच आवाजाही अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र के भीतर उस संबंधों को बताते हुए हो जिसमें यह साफ तौर पर लगे कि प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों इतने करीब हैं कि एक बार फिर शी जिनपिंग गुजरात जाकर झूला झूल सकते हैं। शायद संबंधों की यह कड़ी हो सकता है आपको हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी लगवाने की दिशा में ले ही जाए। क्योंकि अमेरिका को लेकर एक डामाडोल की स्थिति न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बीच बल्कि भारत के साथ भी खड़ी हो चली है। कल्पना कीजिए कि कल्पना नहीं कीजिए, मानिए और सोचिए, कल अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत होती है। उस बातचीत में कई मुद्दों पर चर्चा होती है। उन मुद्दों के आश्रय कहा जाता है कि ट्रंप पहली बार इस रूप में दिखाई दिए जहां वो कह रहे हैं कि अमेरिकी हथियार भारत खरीदे, जहां वो कह रहे हैं कि जो टैरिफ भारत लगाता है अमेरिकी प्रोडक्ट पर उसे कम किया जाए। वो बातचीत उस दिशा में जा रही है कि जो भी अमेरिका में रह गए गैर कानूनी तरीके से जो वहां भारतीय मौजूद हैं उनको हम निकालेंगे और आप उन्हें वापस लेंगे। और उनकी तादाद कितनी ज्यादा होगी यह भी जरा समझना होगा। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए अमेरिका आना पड़ेगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने नहीं कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन व्हाइट हाउस ने यह कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका आ रहे हैं। मैसेज क्या है? और इन सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय तौर की कूटनीति में पहली बार यूरोपीय यूनियन, उनके प्रेसिडेंट भारत फरवरी के महीने में आएंगे। फरवरी के महीने में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाएंगे। फरवरी के महीने में चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। यूरोपीय यूनियन जो कल तक चीन का नाम लेता नहीं था, अब उसकी जुबान पर चीन भी है, यानी भारत के साथ साथ चीन का भी नाम वह लेने से कतरा नहीं रहा है। सभी को इस बात की फिक्र है कि अमेरिका ने अगर टैरिफ बढ़ा दिया और व्यापारिक संबंध अगर अमेरिकी मुनाफे को देखकर होने लग गए तो जो तमाम देश अमेरिका में अपना माल बेचते हैं और तमाम देशों को जो लाभ मिलता है वो लाभ एक झटके में गायब हो जाएगा। तो उसकी भरपाई कहां की जाए? तो हर कोई एक नया बाजार टटोल रहा है और भारत के सामने बड़ा संकट यह है कि जितनी बड़ी तादाद में वह अमेरिका में सामान भेजता है और जितनी बड़ी तादाद में अमेरिका से सामान मंगाता है उसमें भारत को लगभग 3 लाख करोड़ से ज्यादा का लाभ हर बरस होता है। और नई परिस्थिति में अगर टैरिफ अमेरिका ने बढ़ा दिया और भारत को अमेरिकी सामानों पर टैरिफ कम करना पड़ा तो इन दोनों परिस्थितियों के बीच दोनों लगभग एक समान आकर खड़े हो जाएंगे, यानी भारत को कोई लाभ मिलेगा नहीं।
और यही स्थिति चीन के साथ है अमेरिकी संबंधों को लेकर, यही स्थिति यूरोपीय यूनियन की है अमेरिका के साथ संबंधों को लेकर। तो आइए एक एक पन्नों को खोलने की जरूरत आज इसलिए भी है क्योंकि इस बदलते परिवेश में भारत चीन के कितना नजदीक जा सकता है, उसके संकेत उस बैठक में मिलने लगे जिसमें भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर सबसे जो मुलाकात हुई और उस बैठक के बाद जो कच्चा चिट्ठा सामने निकल कर आया, उसने साफ संकेत दे दिए कि भारत इस बात को जान समझ गया है, यानी प्रधानमंत्री मोदी अब उस इकोनॉमी के उस मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं जहां पर भारत के भीतर आने वाले वक्त में ऐसी क्राइसिस पैदा ना हो जाए जिसमें सामान तक ना रहे। तो क्या होगा आने वाले वक्त में, पहले दो तस्वीर को देखिए। यह दरअसल उस बैठक की तस्वीर है जिसके आसरे 1 दर्जन से ज्यादा समझौतों के रास्ते चीन के साथ बन चुके हैं। चीन में हुई बैठक की इन तस्वीरों के अक्स तले आपको याद करना होगा प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अक्टूबर में हुई मुलाकात। ब्रिक्स के वक्त मुलाकात हुई थी और कहा गया था कि 6 समझौते दोनों देशों के बीच होंगे जो सामरिक दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण थे। हालांकि उसमें मानसरोवर का भी जिक्र किया गया था। तब तक अमेरिका के चुनाव परिणाम सामने आए नहीं थे, लेकिन यह माना जा रहा था कि ट्रंप खासे आगे चल रहे हैं। यह 21 अक्टूबर का हम जिक्र कर रहे हैं। उसके बाद चुनाव परिणाम आ गए। अमेरिका में ट्रंप की सत्ता वापस लौट आई। 18 दिसंबर को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात करते हैं और उसके बाद संबंध किस दिशा में जाएंगे इसके लिए एक लकीर खींची जाती है कि भारत के विदेश सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं, जो विक्रम मिस्री हैं, जो कि जिस दौर में 2020 में गलवान हुआ था उस समय वो भारत के एम्बेसडर चीन में हुआ करते थे। तो बतौर सेक्रेटरी वह 26 जनवरी के दिन बीजिंग पहुंचे। बड़ा स्वागत हुआ और उसके बाद 26-27 को बैठकों का दौर चला। उस बैठक के भीतर चीन इस बात को खुले तौर पर कहता रहा और भारत माना भी कि दरअसल जो एससीओ है यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी चीफ यानी अध्यक्ष के तौर पर चीन है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत यह मैसेज दे कि उसे कोई आपत्ति नहीं है एससीओ में कि वह उसमें प्रमुखता चीन की मानता है। राजनीतिक तौर पर भरोसा और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में मजबूती अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को चीन के साथ लेकर आनी होगी और 75 साल के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उसका उत्सव दोनों मिलकर मनाएंगे। यानी एक झटके में आपको यह एहसास अब होने लगा होगा कि चीन से निकटता कैसे बढ़ रही है। मीडिया और थिंक टैंक आपस में एक्सचेंज किए जाएंगे, यानी दोनों देशों के भीतर जो अभी तक रोक लगी हुई है कि ना थिंक टैंक जा सकते हैं ना मीडिया कर्मी वहां जाकर वहां को कवर कर सकते हैं, वह रोक हट जाएगी। ट्रैक 2 डायलॉग्स की शुरुआत होगी पीपल टू पीपल जो अभी तक रुकी हुई थी। इस दौर में सीधी हवाई सेवा भी शुरू हो जाएगी, यानी दिल्ली से बीजिंग अब सीधे जा सकते हैं। आपको बीच में कुआलालंपुर या सिंगापुर या हो चिनमिन कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं, सीधे चले जाइए। और इस हवाई सेवा के साथ वीजा भी आसानी से बनने लगेगा। कैलाश मानसरोवर की यात्रा का रास्ता भी खुल गया और जो ट्रांस बॉर्डर रिवर कॉर्पोरेशन है, नदियों को लेकर जो समझौता है जिसके आड़े बार बार तिब्बत का सवाल भारत उठाता रहा है, अब उन सवालों को वो नहीं उठाए। एक क्षण के लिए आप सोच रहे होंगे एक ही 2 चीज तो बची, जो चीनी ऐप, जो मोबाइल ऐप था उस पर ही तो प्रतिबंध है और भारत का सिनेमा इस दौर में खुले तौर पर अमेरिकी थिएटर, चीन के थिएटर में दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी सब कुछ तो हो गया। तो एक ऐसी परिस्थिति क्या वाकई आ गई जो नेहरू के काल में 1962 के युद्ध से पहले हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते थे, उस दिन में दोनों के संबंध बढ़ चुके हैं क्या? इस पूरी निकटता के पीछे क्या वाकई अमेरिका खड़ा है? क्योंकि अमेरिका जिस तर्ज पर टैरिफ का जिक्र कर रहा है और कल प्रधानमंत्री मोदी से जब मुलाकात तो नहीं बातचीत, और बातचीत के बाद मुलाकात का रास्ता जिसको अमेरिका खोलना चाह रहा और वो खुल भी गया क्योंकि व्हाइट हाउस ने जारी कर दिया फरवरी के महीने में आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। और इस बातचीत के बीच में जो समझौते हो रहे थे या जिन बातों पर बातचीत हुई दोनों देशों के बीच, उसमें ट्रंप ने बहुत साफ तौर से कहा कि भारत जो है वो अमेरिकी हथियारों को खरीदे और निष्पक्ष द्विपक्षीय यानी बायलैटरल रिलेशन जो है
उसको बनाने की दिशा में बात करें, इंडो पैसिफिक, मिडिल ईस्ट और यूरोप में सिक्योरिटी समेत कई मुद्दों पर बातचीत भी हुई। लेकिन द्विपक्षीय व्यापार भी तरीके से होना चाहिए, और इस तरीके का मतलब यह है कि व्यापार द्वारा अमेरिका को अब नुकसान होना नहीं चाहिए। महत्वपूर्ण है, फरवरी के महीने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बैठक पेरिस में है। प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं और व्हाइट हाउस की बात यह बतलाती है कि दरअसल पेरिस से वो सीधे अमेरिका चले जाएंगे। और इन सब के बीच अगर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को देखें तो वो बहुत साफ तौर पर कहती है कि भारत अमेरिका से स्टील खरीदे, तेल खरीदे, विस्की खरीदे, भारत अमेरिकी सामान पर टैरिफ कम कर दे। यहां पर यह समझना होगा कि दरअसल कितनी बड़ी तादाद में अमेरिका की इकोनॉमी और भारत की इकोनॉमी का अंतर है। लेकिन एक आर्थिक साम्राज्यवाद की परिस्थिति है, या पहली बार अमेरिका फर्स्ट के नारे के साथ ट्रंप लगा रहे हैं। अमेरिका की इकोनॉमी 29 ट्रिलियन डॉलर की, भारत की इकोनॉमी लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की, जो अभी तक हुई नहीं है 4 ट्रिलियन डॉलर। और इन सब के बीच बड़ा महत्वपूर्ण यह भी है कि जो आर्थिक व्यापार भारत और अमेरिका के बीच होता है, उसमें भारत जो एक्सपोर्ट करता है वो तकरीबन 6,70,564 करोड़, ये 2024 का आंकड़ा है। और अमेरिका जो एक्सपोर्ट करता है भारत में वो 3,52,154 करोड़, यानी 6,70,564 करोड़ भारत का माल जाता है, और अमेरिका का माल 3,52,154 करोड़ इंडिया में आता है। यानी कुल 10,22,718 करोड़ का यह पूरा व्यापार दोनों देशों के बीच है। और भारत को तकरीबन फायदा जो होता है वह 3,20,000 करोड़ का व्यापारिक लाभ है। अब उस लाभ को बंद कर दिया जाए, यह संकेत प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के तुरंत बाद फ्लोरिडा की सभा में ट्रंप ने कुछ इस तरीके से कह भी दिया। Thing was wiped out by China mostly, but others, and just wiped out. But it's going to come back. It's going to come roaring back. It's all going to come roaring back. We're going to put tariffs on outside countries and outside people that really mean us harm. They want to, well, they mean us harm, but they basically want to make their country good. Look at what others do. China's a tremendous tariff maker, and India and Brazil and so many countries. And so we're not going to let that happen any longer, because we're going to put America first. Always put America first. That's what's going to happen. We're going to establish. दरअसल फ्लोरिडा की इस सभा में जो ट्रंप कह रहे थे उसका लब्बो लुभात यही है कि भारत, चीन, ब्राजील जैसे देशों पर हाई टैरिफ लगाने का वक्त आ गया है। और वक्त आ गया है कि अमेरिका वापस उस सिस्टम को अपनाए जिससे उसे धनी और ताकतवर बनाया है। अगर इसको आप शब्दशः सुनना चाहते हैं तो ट्रंप कह रहे हैं हम उन देशों और बाहरी लोगों पर टैरिफ लगाने जा रहे हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए दूसरे देश क्या करते हैं। चीन तो बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, भारत, ब्राजील और बाकी देश भी ऐसा ही करते हैं। हम ऐसा और नहीं होने देंगे, क्योंकि अमेरिका को सबसे पहले रखेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा यह सब देश अपने हितों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इससे अमेरिका को नुकसान पहुंच रहा है। अमेरिका एक ईमानदार सिस्टम तैयार करेगा जिससे हमारे खजाने में पैसा आएगा और अमेरिका फिर से बहुत अमीर हो जाएगा। यह सब बहुत जल्दी होगा। ट्रंप जब इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो उसके साथ उन्होंने यह भी जिक्र किया कि अमेरिकी लोग टैक्स क्यों दें, अमेरिका टैक्स फ्री क्यों ना हो जाए। और उन्होंने कांग्रेस से ऐलान किया कि आप टैक्स फ्री की स्थिति लाइए, जो पैसे की कमाई है वो दूसरे देशों का सामान जो भारत में आता है उससे भरपाई कर लेंगे। जो अमेरिका में आता है उसमें भारत भी एक देश है। अमेरिका को जो बाहर से आने वाले सामानों से व्यापारिक नुकसान होता है उसमें पहले नंबर पर चीन है। 30% घाटा अमेरिका को व्यापारिक घाटा चीन के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट में होता है। यूरोपीय यूनियन 16% घाटा होता है, कनाडा के साथ 15% घाटा होता है, भारत के साथ यह घाटा 3.2% का ही है। लेकिन यहां यह समझने की जरूरत यह है कि दरअसल यह 3.2% भी अगर 3.5 लाख करोड़ हर साल भारत को मुनाफा दे रहा है तो भारत की इकोनॉमी के मद्देनजर या फिर भारत के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जरिए अर्थव्यवस्था को संभालने की दिशा में या भारत के बाजार और व्यापारियों को साथ लेकर चलने की दिशा में यह ऑक्सीजन अगर बंद हो गई तो फिर रास्ता किधर जाएगा? यह रास्ता यूरोपीय यूनियन जाएगा, यह रास्ता चीन जाएगा। यूरोपीय यूनियन
कि नेता की मौजूदगी फरवरी के महीने में दिल्ली में होने वाली है। चीन के साथ रिश्ते प्रगाढ़ होने की दिशा में कदम बढ़ चुके हैं और इन सब के बीच अमेरिका के भीतर जो गैर कानूनी तरीके से भारतीय रह रहे हैं उसका पहला आंकड़ा तो 18,000 का ही दिया गया। इस दौर में अमेरिका में चाहे वह गुरुद्वारे हों, चाहे वह स्कूल हो, उन तमाम जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं और जो भी गैर कानूनी तरीके से वहां रह रहा है उसकी धड़ पकड़ हो रही है। और अमेरिकी प्रशासन का जो आंकड़ा है कि कितने भारतीय गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं, वो आंकड़ा 2,20,000 का है। यह अमेरिकी प्रशासन का आंकड़ा है। उसके ठीक पैरेलल में जो सेंटर ऑफ माइग्रेशन स्टडीज है उसके मुताबिक गैर कानूनी तरीके से भारतीयों की संख्या 6,93,394 है, 6,93,394। और जो PEW रिसर्च सेंटर है उसके मुताबिक तो भारत जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं उनकी तादाद 7,25,000 यानी 7,25,000 है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि 18,000 की वापसी तो शुरुआती दौर में कही गई, लेकिन अब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी कह रही है 2,20,000। एक लिहाज से अल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला के बाद भारतीयों की तादाद है। और इस परिस्थिति को लेकर हर दिन अमेरिकी प्रशासन बकायदा नंबर्स जारी कर रहा है। मसलन आप ध्यान दीजिए 23, 24, 25, 26, 27 इन 5 दिनों को देखिए, हर दिन वो आंकड़ा बतलाता है इतनी गिरफ्तारी हुई, इतनों को गैर कानूनी तरीके से पकड़ा गया। यानी अमेरिका के भीतर यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट हर दिन इस तरीके से हर आंकड़े को जारी कर रहा है और उसका सेकंड स्टेज कंट्री वाइज बताने का है। यानी संकट तो यह जरूर है कि कितनी बड़ी तादाद में अमेरिका में रह रहे गैर कानूनी तरीके से भारतीय वापस लौटेंगे। भारत इनकार भी नहीं कर रहा है, वो कह रहा है वापस ले लेंगे, लेकिन शुरुआती आंकड़ा 18,000 का था। वो 2 लाख तक जाएगा या 7 लाख तक जाएगा, शायद इंतजार इसका भी करना होगा। टैरिफ 10% बढ़ेगा या 25% तक जाएगा, इंतजार इसका भी करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत व्यापारिक संबंधों में अब यूरोपीय यूनियन के करीब होगा और चीन के करीब होगा और साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिक्स को दोबारा वह अपने अनुकूल करने की दिशा में कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा, यह भी एक सवाल है। और बड़ा सवाल तो यह है कि वाकई अमेरिका जिस रास्ते चल निकला है या ट्रंप जो सोच रहे हैं वो शायद अमेरिका पहला देश होगा जहां पर वो और उनके लोग टैक्स नहीं देंगे, यानी टैक्स फ्री स्टेट। यह कल्पना के परे हो सकता है और खास तौर से भारत जैसी जगह में जहां एक वक्त बीजेपी भी कहती थी टैक्स क्यों लिया जाता है, बाकी माध्यमों से आप पैसों का जुगाड़ कीजिए। और इस बात को ट्रंप अमेरिका के भीतर लागू कराने की दिशा में आज भाषण देते देते कल जब फ्लोरिडा में कह रहे थे तो वो बताने लगे कि 1870 से लेकर 1913 तक अमेरिका क्यों सबसे ज्यादा रईस देश था। और उसके बाद उन्होंने कहा कि दूसरे देशों को अमीर बनाने के लिए अपने लोगों पर टैक्स लगाने की जगह हम अपने लोगों को अमीर बनाने के लिए दूसरे देशों पर टैक्स लगाएंगे। Rich again, and it's going to happen very quickly. It's time for the United States to return to the system that made us richer and more powerful than ever before. We had no income tax. The income tax came in 1913. As I said in my speech last week, instead of taxing our citizens to enrich foreign nations, we should be tariffing and taxing foreign nations to enrich our citizens. Does that make sense? तो क्या ट्रंप के आने के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के भीतर एक समन्वय बिल्कुल नए तरीके से बनने को तैयार है, या पुराना समन्वय जो जिस कूटनीति के आधार पर था वो अब बिगड़ने को तैयार है? शायद यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें हर देश को अपनी विदेश नीति और व्यापारिक नीति को लेकर कूटनीति साधने की नए रास्तों को बनाना है, तय करना है, क्योंकि मुश्किल हर किसी के सामने है। और यूरोपीय यूनियन की भूमिका भी इसमें कहीं ज्यादा बड़ी होगी, चीन की भूमिका भी बड़ी होगी। भारत स्ट्रेटेजिक तौर पर अमेरिका के करीब इस दौर में रहा है, लेकिन सवाल है कि भारत की अपनी इकोनॉमी को वो संभालने की दिशा में अब कौन सा रास्ता अपनाएगा। और खास तौर से तब जब अमेरिका में रह रहे
खास तौर से जो पंजाब के लोग हैं और जो गुजरात के लोग हैं, उनकी तादाद सबसे ज्यादा है। न्यू जर्सी में तो गुजरातियों की तादाद पटी पड़ी है। आप न्यू जर्सी जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप अमेरिका में हैं। वहां पर कितनी बड़ी तादाद में अभी गुरुद्वारों और स्कूल तक बात पहुंची है, यह बात आगे भी जाएगी। यानी भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति जो अमेरिका के साथ चल रही थी, उस पर सवालिया निशान इसलिए भी है क्योंकि बातचीत जब कल प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की हुई, तो ट्रंप ने जो राइटर्स की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा कि अवैध अप्रवासियों के मुद्दे पर मोदी वही करेंगे जो सही होगा। जब हम अमेरिका में रह रहे अवैध तरीके से भारतीयों को उनके देश भेजेंगे तो मोदी सही फैसला लेंगे। भारत के साथ अच्छे संबंध हैं, आईटी प्रोफेशनल्स लेने को हम तैयार हैं, लेकिन जो सही होगा वही प्रधानमंत्री मोदी को करना होगा। यह रास्ता बहुत खुले तौर पर संकेत दे रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में नए नए दरवाजे, नए नए संबंध बन रहेंगे और उस बनने की दृष्टि में चीन के साथ भारत की निकटता की नई शुरुआत हो चुकी है। और यह शुरुआत इतने गजब की है कि हो सकता है आप हिंदी चीनी भाई भाई का नारा वह भी भूलकर उससे और एक कदम आगे बढ़ जाएं, क्योंकि भारत की इकोनॉमी, भारत का कॉरपोरेट, भारत का बाजार, यह तीनों जिस पश्चिमी पूंजी पर टिका हुआ था संकट, वहीं पर आकर खड़ा हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।